नमस्कार, जब भोले मैं नितिन हूँ। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपने इसके पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने रख दिया है, आप उसे देख लीजिए, वो कहीं नहीं जाने वाला। तभी आपको समझ आएगा कि ये सेकंड पार्ट में ये सेजल है कौन, अंकुर कौन है, और इनके नाना जी का जब देहांत हो गया तो शमशान घाट ले जाने में इतना समय क्यों कर रहे हैं, और ये वापस क्यों लौट रहे हैं, और एक दिन घर पर क्यों रखा है इन्होंने उनके शरीर को, क्यों अंकुर को रात में अपने नाना जी जीवित दिख रहे हैं, क्यों वो इसकी तरफ आ रहे हैं और इसे डरा रहे हैं। सारी बातें आपको विस्तार से पता चल जाएगी। फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिएगा, तब कनेक्ट कर पाओगे। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ, कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय बोले। आज की कहानी कुछ गलतियों से जुड़ी है, ये कह सकता हूँ, या हमको ऐसा लग रहा है, ऐसा होता है नहीं, कंफ्यूजन से जुड़ी है। होता क्या है कि पिछले पार्ट में हम सब कहाँ तक आ गए थे, थोड़ा सा वो बता देता हूँ। ये सभी लोग नाना जी को लेकर शमशान घाट तक आ चुके थे। यहाँ मेरे ख्याल से सारा ही गांव आया हुआ था। शमशान घाट में जैसे ही प्रवेश करने वाले थे तभी एक अजीब सी, या डरावनी कहूँ, या किसी ने आज तक ऐसा नहीं देखा, ऐसी घटना हुई। इन सभी को दोबारा रुकना पड़ गया। अब देखिए, नाना जी का शरीर है, 4 कंधों पर है। अब सब लोग जो हैं धीरे धीरे पीछे आ रहे हैं, डर रहे हैं, थोड़े थोड़े घबरा रहे हैं। क्यों ऐसा? जो पंडित जी हैं वो कहते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा। पंडित जी की उम्र तकरीबन 68 या 70 के आसपास रही होगी, ठीक है। वो कहते हैं मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं देखा होते हुए। अरे शरीर को ले जाने के लिए ये कैसे रोक रहे हैं? फिर इन्होंने आवाज़ दी शमशान घाट में अंदर लोगों को, भीतर जो काम करते हैं, 1 मिनट आइएगा आइएगा। भाई साहब खूब इन्होंने हाथ से हश हुश खूब कर लिया, वो जो हम करते हैं। अगर आपके सामने कोई कौवा कबूतर बैठा है, तोता है, पक्षी है कोई, ठीक है, आपने हल्का सा भी मूवमेंट कर दिया ना तो वो उड़ जाएगा, नेचुरल सी बात है। ये लोगों का कहना है कि 500 से 1000 कौवे उस शमशान घाट के दरवाजे पर बैठे थे। जैसे दाना डाल देते हैं कबूतर को तो कबूतर दाना खा रहे होते हैं, एकदम भीड़ सी लग जाती है ना, ऐसे कम से कम 500 या 1000 कौवे जो शमशान घाट का द्वार है उसके जस्ट बीच में बैठे हैं। अब ये लोग, भाई वो हटेंगे तो अंदर जाएंगे ना, वो धीरे धीरे कुछ जो ज़मीन पर पड़ा है उसे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और धीरे धीरे इनकी तरफ भी आ रहे, तो इन्हें पीछे थोड़ा थोड़ा हटना पड़ा। इन्होंने तेजी से आवाज़ दी कि अंदर जो काम करते हैं प्लीज़ आइए और इन्हें भगाइए। ये मानिए कि उन पर पानी भी छिड़क लिया तो भी वो टस से मस नहीं हो रहे थे। वरना किसी चिड़िया, कबूतर, कौवे पे आप पानी छिड़को, इससे तो पहले पता नहीं वो कितनी दूर हवा हो जाएंगे, है ना। पंडित जी भी ये चीज़ ना लगातार देख रहे थे कि सच में ये बहुत अशुभ संकेत है, और कोई इतना ज़्यादा आपके परिवार से घृणा करता है, नफरत करता है कि वो जो क्रिया कर रहा है ये अंतिम क्रिया होती है, ठीक है। आपके किसी सदस्य के नाम से कोई कुछ बना रहा है और वो माध्यम बना रहा है आपके पिता की पुण्य आत्मा को। उन्होंने कुछ चीज़ें पढ़ने के बाद हाथ में जल लेकर एक रेखा सी खींच दी, पानी से ऐसे ही छिड़क दिया। एक कौवा नहीं बचा, यहाँ सब निकल गए। जैसे ही ये काम किया 2 मिनट बाद ही फ़ोन आ गया मौसी का। अंकुर फ़ोन देखता है और पापा को फ़ोन दिखाता है। पापा ने मना कर दिया कि उठाने की ज़रूरत नहीं है। पंडित जी ने कह दिया था कि जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक अब कोई किसी का फ़ोन उठाना नहीं, ठीक है। अधिकतर सब लोगों ने ऑफ़ कर दिया था, जैसा पंडित जी कह रहे थे। बहुत से लोगों के मन में डर बैठ गया तो वो वापस चले गए कि भैया पता नहीं ये क्या हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें दिन दोपहर की बात हो रही है, ये कोई रात में नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो अंतिम संस्कार हो रहा है दिन की बात हो रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर लगे पेड़ के पीछे हमें ऐसा लग रहा था कि कोई झांक रहा है, दिन की बात हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। कम से कम 150 पेड़ लग रहे थे, ठीक है। वहाँ पानी भी है, एक नदी छोटी सी बहती है, और अधिकतर कहा जाता है कि शमशान घाट नदी और मतलब पानी के आसपास होता है तो मुक्ति बहुत जल्दी मिलती है। ये सब चीज़ें मैंने सुनी हैं, ठीक है। अब मुझे कहो कि इसे प्रूव करके दिखा तो कैसे,
बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको ठीक लगती है या आपको कहीं भी रत्ती भर सच्चाई लगती है तो आप लाइक करके शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको लगता है ये सब मन से बना रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है और ऐसा हो गया वैसा हो गया, कौओं ने रास्ता रोक, ये सब मनगढ़ंत लग रहा है ना, तो ज़्यादा ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिसलाइक का बटन है, दबाओ, निकलो, बात ही ख़त्म। होता क्या है कि ये सभी लोग डर जो रहे थे, पंडित जी समझ चुके कि भैया इनके घर के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके किसी सदस्य के लिए कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है जिसमें कि कष्ट भोग रहे हैं इनके पिता जो अब जा चुके हैं। सभी लोग अंदर तक आ गए, उन्हें अब जैसे सब प्रोसीजर फॉलो करा। पंडित जी ने एक बात और बोली कि देखिए जितने भी लोग यहाँ पर रुके हैं, जब तक पूरा शरीर ईश्वर तक नहीं पहुँच जाता, आप समझ रहे हो मैं कुछ शब्द बोलूँगा नहीं यहाँ से, तब तक आपको यहाँ से जाना नहीं है। मुझे डर है कि आसपास कोई ऐसा आदमी है जो वो जो आपकी मौसी जी है ना, उनका भेजा हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ, कहा जाता है कि कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं या अघोरी ऐसे होते हैं जो ऐसे जो चिता पे होते हैं उनके कुछ भाग को ले जाते हैं। आप तो अपने किसी अपनों को लेकर गए और आपने अंतिम संस्कार कर दिया। अब बहुत देर तक आप खड़े नहीं हो पाओगे क्योंकि आपको गर्मी लग रही है, आपको ऐसे धूप में नहीं बैठना है। लोग छाया में जाके बैठ जाते हैं, बहुत ज़रूरी काम है तुम्हारे, 10 मिनट की तुम्हारे से या 20 मिनट की या 1 घंटे की भी परेशानी बर्दाश्त नहीं हो रही, कल को तुम भी वहीं लेटोगे जिसके लिए तुम समय नहीं निकाल पा रहे। अमरपान तो करके आए नहीं हो। किसी के सुख में शामिल हो या ना हो, लेकिन इस गंभीर दुख में शामिल हो जाना। खैर बहुत सारे लोग, कोई छाया में बैठ गया, कोई कहीं बैठ गया। पंडित जी ने कह दिया कि यहाँ से कोई जाएगा नहीं जब तक पूरा शरीर नहीं जाता। समझ गए? सब लोग रुके थे, अंकुर भी था। तो बार बार एक आदमी आए इन सभी की भीड़ में से निकल के और थोड़ा सा चिता के पास तक जाए और फिर पंडित जी ने 2 एक बार देखा, टोका और जो शमशान घाट के पंडित जी हैं उन्हें बुलाया। कौन है आदमी? कह रहे जी कई बार देखा है हमने इसे, शायद किसी अपने को खोने के बाद इसका मानसिक संतुलन बेकार हो गया है और जब भी ऐसे कोई शरीर जा रहा होता है तो उसके आसपास आता है। कहता मुझे ये तांत्रिक या घोरी लग रहा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, और हमने इसे पहले भी देखा है, 2 बार 3 बार देखा, आप निश्चिंत रहिए, हम यहाँ पर हैं। पंडित जी ने कहा कि आपके यहाँ शमशान घाट में सीसीटीवी क्यों नहीं लग रहा? उन्होंने कहा लग रहा है लेकिन बस मेन गेट पे है। उन्होंने कहा जो गेट पे है वो काम करता है? उन्होंने हाँ हाँ बिल्कुल काम करता है। कोई बात है बताइए, मुझे बताइए। कह रहे हमारे साथ ना जब से हम बाबूजी को लेकर आए हैं कुछ ना कुछ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। कल भी कुछ डरावना महसूस हो गया लोगों को, हो जाता है कभी कभी। आप निश्चिंत रहिए, मैं यहीं पर हूँ जब तक सारे काम नहीं हो जाते, आप लोग जा सकते हो। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं जाना, मैं तो रुकूंगा। लेकिन अब सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि यहाँ पर लोग रुक नहीं पा रहे थे, सबको जाना पड़ रहा था। किसी को कोई काम आ रहा है, किसी को कोई काम आ रहा है। पंडित जी ने कहा था कि कोई फोन अपना उठाएगा नहीं, अधिकतर सब लोग स्विच ऑफ कर दो। सब एक दूसरे को देख रहे थे तो पंडित जी की नजर गई अंकुर की तरफ। अंकुर किसी और का शरीर बराबर वाली जो थी उस पर था, उसके पीछे बैठकर जमीन पर, मतलब लोगों से छुपकर फोन पे बात कर रहा था। अंकुर के पापा को बुलाया और कहा कि देखना जरा किससे बात कर रहा है, सब कुछ ठीक है कि नहीं है। अंकुर के पापा जैसे ही आए इसके हाथ से फ़ोन छूट गया। पापा ने कहा डर क्यों रहा है, क्या हुआ है, किसका फ़ोन था? तो उसने कहा वो मौसी जी का फ़ोन था। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस वो कह रही थी कि तुम सबने ठीक नहीं किया, मेरा इंतज़ार करना चाहिए था। पापा ने कहा चल कोई बात नहीं, वहाँ चल के बैठ, नाना जी जा रहे हैं ना तो बस उनके पास ही रहे कुछ समय। अब चलते हैं ना पापा जी, घर चलते हैं। क्या बेकार की बात कर रहा है, तुझे जाना है जा। हाँ यहाँ पे अब क्या करेंगे बैठ के, अब तो नाना जी चले गए और मौसी भी नहीं आई, चलते हैं फिर। पंडित जी ने कहा कि ऐसा है, आप अपने बेटे को डायरेक्ट घर मत लेकर जाना। इनके पापा ने जैसे ही ये सुना थोड़े घबरा गए। पंडित जी आप क्या कह रहे हो, सही और सच साफ बताना।
कह रहे देखो मैं अभी ये नहीं कह सकता कि कुछ हो रहा है, लेकिन ये आपके बेटे को बांध रही है, जो भी औरत है ना वो आपके बेटे पर वो क्रिया कर रही है कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। और वो लड़का ना बार बार नाना जी की तरफ देखे, फिर मुंह नीचे करे, फिर सिर सा घुमाने लगे, आंखें मल रहा है बार बार, मतलब उसका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं था, ऐसा कह सकते हो। उसकी आंखें खुलने को राजी नहीं हो रही थी, इतनी तेज़ नींद आ रही थी। कभी इस दीवार से लग के सो जाए, कभी ऐसे। तो सबने कहा कि देखो एक तो बालक है, खाली पेट है, सुबह से कुछ खाया नहीं खाया पता नहीं, नाना जी का करीबी बहुत था, अब ऐसा ज़िंदगी में होता हुआ पहली बार देख रहा है, ये शमशान घाट में पहली बार आया है, तो कुछ हो भी सकती है कि ये सिचुएशन बने। हमेशा भूत प्रेत की बातों से कनेक्ट नहीं कर सकते चीज़ें, ठीक है। पंडित जी ने कहा एक काम करिए, मैं बाबूजी के पास हूँ, जिसको घर जाना है जाइए, मैं अब किसी को इतनी देर तक रोक नहीं सकता, और इसको ले जाना लड़के को, घर ना जाके पहले मंदिर जाना, मंदिर में अंदर मत जाना, बस 1-1.5 मिनट के लिए मंदिर के सामने लड़के को उतार देना, और पैर में चप्पल जूते कुछ ना हो, बस मंदिर की तरफ इसका चेहरा हो। समय देखकर 25 से 30 की गिनती करना और गाड़ी में बैठ के घर चले जाना। इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। पंडित जी पता नहीं मन से बता रहे होंगे शायद, या बीच में सिचुएशन ऐसी बनी होगी कि डायरेक्ट ही घर जाना पड़ गया, बीच में मंदिर को रुके ही नहीं। जो कभी कोई ऐसी जानकारी रखने वाला बताता है तो उसे आदमी सुनना और इग्नोर करना, यही 2 काम जानता है। सुन लिया, इंटरेस्टिंग है, उसने जो बताया कौन करे, नीम की पत्तियाँ डंडियाँ कौन लाए कौन लगाए, नमक वाली बात कौन करे, पायदान के नीचे नमक, ये सारे टोटके होते हैं, कौन करे। ये जब घर पहुंचे एक बहुत बड़ी अजीब सी सिचुएशन बनी हुई थी, और जबकि पंडित जी ने भी इन्हें काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि आपको जाते में क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद भी मूर्खता कर रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं उन्हीं के साथ अंकुर को भेज दिया। पिता यहीं पर रुक रहे थे कि मैं जब तक अंकुर के नाना जी संपूर्ण तरीके से ईश्वर के पास नहीं चले जाते, उनका शरीर बिल्कुल से मतलब अग्नि में सम्मिलित नहीं हो जाता, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। वो रुके, पंडित जी रुके, इनका बड़ा भाई रुका, छोटा भाई रुका, घर के और भी रिश्तेदार रुके, और गांव के कुछ लोग रुके। अंकुर को घर भेज दिया गया था। जब ये जा रहा था तो इसने अपने पापा को आवाज़ दी, पापा आइए चलिए। पापा ने उसकी तरफ देखा, मना किया है ना कुछ चीज़ें, क्या कर रहा है, जाओ तुम जाओ, मैं यहीं पर हूँ, और बार बार ऐसे पलट कर मत आया करो, जाओ। अंकुर को पंडित जी ने कहा था कि जाते में बेटा एक छोटा सा, बहुत छोटा सा पत्थर लेकर माथे लगाकर पीछे फेंकना, पलटना नहीं किया। खास तौर से सभी को बोला जाता है, लेकिन कुछ लोग ध्यान देते हैं, कुछ लोग अपनी बातों में होते हैं, बिजी होते हैं, मैसेजेस वगैरह आ जाते हैं तो उसे चेक कर रहे होते हैं। शमशान घाट, कब्रिस्तान, ऐसी जगह पर ना कुछ देर के लिए इंसान बन जाना, क्योंकि यहाँ से लगी चीज़ ना आपका वो हाल कर देती है, सबके सामने एकदम सही हो, जहाँ मौका लगा, जब अकेले हुए, ऐसे ऐसे खेल दिखेंगे, समझा नहीं पाते सामने वाले को। बहुत देर से मैं अंकुर बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से अंकित था, यही गड़बड़ हो जाता है। अंकित था, अंकित, अब पक्का अंकित। होता क्या है कि ये सब लोग यहाँ से बाहर निकले, खूब समझाया था, बताया था, नीम चबा कर निकलना, पीछे पलट कर मत देखना, तू चल मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, ये सब नहीं करना, थोड़ा शांति से जाना और शांति से आना। लेकिन समझ नहीं आई। सारे लोगों को छोड़ो, जिसने जो करा हमें उसके घर का नहीं पता, मैं सिर्फ इस अंकित के बारे में बात कर रहा हूँ। अंकित को जैसा पिता ने बोला, भूल गए भाई साहब, डायरेक्ट घर चले गए, और घर में अंदर प्रवेश करने से पहले हाथ मुंह पैर धोए जाते हैं, उसके बाद नहाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं करा, अंदर जाते के साथ ही ये रसोई में चला गया। रसोई में जाने के बाद बर्तनों को तितर बितर करके हटाना शुरू कर दिया। बहुत तेज भूख लग रही है, मम्मी कुछ खाने को दे दो। मम्मी ने कहा, अरे पागल है क्या, कैसी बातें कर रहा है तू, पहले बाहर जा, इसके हाथ पैर धुलवाओ, तू सीधा ही घर में अंदर आ गया क्या, मतलब दिमाग नहीं है क्या। अरे तो क्या हो गया, कुछ नहीं, मुझे भूख लग रही है, पहले खाने को दे दो। जितने भी घर में लोग थे ना, सब इसकी हरकतें देख रहे थे, क्योंकि ये अजीब कुछ एक्टिविटी कर रहा था। देखिए, जो घर के बुजुर्ग गए हैं वो प्रेत बन के किसी अपने को परेशान नहीं करते, एक बात यही बता दूं, ठीक है।
और एकदम से कोई चीज़ लग गई इसके साथ, ऐसा भी नहीं है। उस पर तो बहुत समय से काम चल रहा है। इनके नाना जी को वो जो रोकना चाह रही है पंडित जी की ये ज़्यादा अकल की वजह से नहीं कर पा रही, उसे परेशानी हो रही है। और ये बताया अंकित ने फ़ोन करके। अंकित घर पर आ गया था। सबने जब बोला बार बार कि बाहर जाओ, हाथ पैर धो के आओ, मजबूरी में से बाहर जाना पड़ा। जब बाहर गया, मग्गे से अपने हाथ पैर मुंह धो ही रहा था, तभी इसकी मौसी का फ़ोन आ गया। तूने बताया नहीं, क्या चल रहा है वहाँ पर? अरे मौसी, मुझे भेज दिया गया है और सब लोग आ गए हैं। उन्होंने कहा सब तो नहीं आए, पापा के आसपास कोई है, बता मुझे कौन कौन है वहाँ। उसने कहा पापा हैं, चाचा ताऊ जी और पंडित जी होंगे, गांव के कुछ लोग हैं। ये तुम्हारा पंडित कौन है? वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा। अब जब उसने सारी विधि कर दी तो अब क्या 13 दिन तक तुम्हारे घर पर बैठा रहेगा? उसे कहो ना कि घर जाए अपने। मौसी, मुझ पर क्यों परेशान हो रही हो? मैं कैसे कहूँगा? अच्छा चल, कोई बात नहीं। अभी क्या कर रहा है तू? मैं बाहर हूँ, हाथ मुंह धो रहा हूँ और फ़ोन ऊपर रखा हुआ है, स्पीकर पे बात कर रहा हूँ। स्पीकर पे क्यों बात कर रहा है? जो मैं बोल रही हूँ इसे दोहरा, और ये हाथ वगैरह धोने की ज़रूरत नहीं है। उसने वैसे ही रख दिया सब। भाई मौसी कह रही हैं, बड़ी हैं घर की, ज़्यादा जानती होंगी ना चीज़ें। इनके घर में एक दीदी थी, उन्होंने ये चीज़ सुनी, बड़ी अजीब लगी, तो जाके अंकित की मम्मी से कह दी कि ऐसे कोई फ़ोन पे इससे बोल रही थी कि स्पीकर पे बात मत कर और जो मैं बोल रही हूँ उसे दोहरा। माँ एकदम भागती हुई बाहर आती हैं, उसका फ़ोन लेती हैं और पानी में गिर देती हैं। ये गुस्सा था, ये चिंता थी, ये डर था। अंकित ने देखा, क्या कर रहे हो आप? ये मेरा कोई फ़ोन वाटरप्रूफ तो है नहीं, क्या कर दिया आपने? क्यों करा? माँ ने कहा कि बस मेरा मन था, ये दोबारा खरीदवा दूंगी, इससे महंगा खरीदवा दूंगी, लेकिन अभी नहीं होगा। ये मेरे को कुछ ना कुछ लग तो रहा था, पता नहीं उसे क्या परेशानी है मेरे बच्चों से, मेरे घर से। जितनी मैं इस घर की हूं ना सगी, उतनी इस घर की सगी बेटी नहीं है। अपने पिता को, अपने मतलब घर के लोगों को, अब बहुत ज़्यादा ये और शब्द बोल गई थी यहाँ पर सबके सामने। कई लोगों को पता भी था तांत्रिक दीदी के बारे में। खैर, इसने हाथ मुंह वगैरह कुछ नहीं धोए, वापस अंदर आने लगा तो माँ ने कहा कि तेरे समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है, या तो तू हमारी बात सुन ले अगर हमारा बेटा है और हमारी कोई वैल्यू है, या तू अपनी मौसी की बात मान ले, उसी ने कहा ना तेरे को। अच्छा बताओ क्या करूं? पहले आप मेरे को फ़ोन दिलवाओ अभी। माँ ने कहा कि फ़ोन तो जब तक नहीं मिलेगा जब तक यहाँ पर 13 दिन नहीं हो जाते। और ये इन्होंने बहुत अक्लमंदी का और बड़ा काम कर दिया था। अब वो चिंतित, वहाँ पर तांत्रिक दीदी की फ़ोन कैसे काट दिया इसने? अरे बात हो रही थी, जो मैं बोल रही थी बोलता, फिर मैं आगे का काम करती जो यहाँ कर रही थी। इस अक्लमंदी की वजह से ये शाम रात तक घर आ गई इनके। 9 बजे इनके घर की बेल बजी। अंकित के पापा बाहर देखने गए। अरे तुम सही में आ रही थी? इसका मतलब आप तो ये सोचते हो कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं नहीं, झूठ क्यों, आओ अंदर आओ। सबके सामने ऐसे सिर झुकाती हुई, आंखें नीचे करती हुई, पिता की तस्वीर रखी है तो उसके आगे ऐसे हाथ जोड़ती हुई, खूब नौटंकी करती हुई घर के अंदर आ गई। 2 मिनट तो उनकी तस्वीर के सामने रुक जाती, लेकिन सबके बीच बैठी है, लेकिन सब में न जाने किसको ढूंढ रही थी। अंकित की मम्मा ने कहा, अंकित बाजार गया, अंकित कोई खोज रही है। नहीं नहीं, अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, सब ठीक है। बाजार क्या लेने गया है? पंडित जी के साथ गया है, पंडित जी ने कल कोई पूजा है उसके लिए बताया है, वो भी साथ ही गए हैं। ये कौन पंडित है जो इतना ज़्यादा आपके घर में मदद करने खाली बैठा है क्या? बिल्कुल। अंकित के पापा ने कहा कि कैसे बात कर रही हो तुम? अगर कोई पंडित जी अपना वक्त दे रहे हैं कि अच्छे से सारे क्रिया हो पाएँ, अच्छे से सारे काम हो पाएँ, तुम क्या बोल रही हो पता है तुम्हें?
अरे नहीं, इतना समय किसके पास है। अगर शमशान घाट भी जाते हैं पंडित जी तो बस गए और वहाँ से अपना बैठे और अपने घर को चले गए। ये कैसा पंडित है जो कल से घर पर ही है? आप सब मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? इनके पिता ने हाथ जोड़ा और कहा कि ऐसा है, तुम किसी और घर रह लो, मैं यहाँ पे गांव में बहुत सारे घर हैं ऐसे जो कि अपने ही हैं, उस जगह जाकर रह लो। यहाँ हमारी सोच ना मिल नहीं पाएगी, क्योंकि पंडित जी ने कुछ बताया हमें। मेरे बारे में? नहीं नहीं, तुम्हारे बारे में। क्यों? ईश्वर के बारे में, शैतान के बारे में। तो ना तुम ईश्वर हो ना शैतान। हाँ हाँ, लेकिन अभी मैं दूसरी जगह क्यों रहूँगी, मैं अपने पिता के घर आई हूँ। उन्होंने कहा हाँ वो हम सब मान रहे हैं, समझ रहे हैं। कितने दिन के लिए आई हो? तुम तो बता रही थी ट्रेन में तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ही थे। उन्हें बीच में काम पड़ गया, वो वापस चले गए और बच्चे भी मैंने फिर साथ ही भेज दिए। अच्छा, ट्रेन से उतर के वापस चले गए। ये मेरी इतनी जासूसी क्यों हो रही है? घर में आने वाले सभी लोगों के साथ आप ऐसा व्यवहार करते हो? उन्होंने कहा नहीं, घर में सभी लोग जो भी आए हैं वो टोटके नहीं जानते। इसने अपने भाई की तरफ देखा। अंकित के नाना जी गुजर गए। अरे पापा की बारी है क्या? जैसे ही उसने ये बोला, अंकित की मम्मी पीछे ही खड़ी थी। उन्होंने एकदम उनके कंधे पर इस तरह से हाथ मारा। एक बेकार की बातें कर रही हो तुम किसी के घर पे आके? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कैसे क्या बात करनी है। अब ये हंस रही है। अब हंसते हंसते देखिए, पहली बात तू किस घर में दांत निकाल कर हंस रही है, जिस घर में अभी एक बुजुर्ग चले गए हैं, शमशान घाट से लोग लौटे हैं, इस घर में अभी 13वीं होनी है, वहां तू हंस रही है खूब खुश होकर। खैर, सब लोग उसे देख रहे थे और आपस में बात करने लग गए। 10 लोग और 20 बातें ऐसे ही हो जाती हैं, लेकिन ये वक्त है बात करने का। उसने ताली बजाकर तेज तेज उसी कमरे में जाकर कभी घूम रही है, कभी जंप कर रही है, अजीब अजीब एक्टिविटी कर रही है। सामने पापा हैं, सब लोग जो बैठे थे वहां दाएं बाएं हो गए, दीवार से लगकर खड़े हो गए। अंकित के पापा को भी और मामा को भी अब डर लग रहा है इससे। इसने बाल वगैरह खोल रखे थे और सही में इसका चेहरा कुछ अजीब हो रहा था। जो ज्यादा इन शक्तियों की तरफ चला जाता है या रियलिटी में कुछ जानता है, वो कभी कभी अपने ऊपर भी ऐसी हवा को बुला सकता है, और ये लोग बुला भी लेते हैं कुछ कुछ चीज़ें बताने के लिए। आप उनसे कुछ पूछ रहे हो तो इनकी आंखें पलट जाएंगी, किसी को अपने ऊपर बुलाएंगे, फिर सवाल का जवाब होगा, वो वापस चला जाएगा, कभी कभी नहीं जाता, और फिर शमशान घाट तक ही पहुंचते हो। सब लोगों को इससे ना थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। तभी इनका गेट किसी ने खोला और अंकित और पंडित जी आ रहे थे। पिता ने जैसे ही उन्हें देखा, हाथ के इशारे से रोक दिया। ये एकदम जमीन पर बैठ गई। जमीन की तरफ चेहरा था, बाल खुले हुए थे, सामने पिता की तस्वीर थी। पंडित जी ने अंकित के पापा को इशारा करके बुलाया, आप इधर आइए। जी। घर में से कपूर और लौंग लेकर आओ तुरंत, ठीक है। अब ये गए, मंदिर में से चीज़ लेकर आए जो बताई। पंडित जी ने एक बाहर जो मिट्टी होती है, गीली मिट्टी, उसी का छोटा सा कैसे भी करके दिया टाइप का बनाया। करने के बाद वो उस कमरे में लगाया। ये एकदम शांति से बैठ गई। पंडित जी की तरफ देखकर बोलती है, पंडित जी नमस्कार, आप कैसे हैं? पंडित जी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप तो काफ़ी विद्वान हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी विद्या आपको आती होगी। सब कुछ ठीक है? उन्होंने कहा सब कुछ ठीक तो है, लेकिन बार बार मुझे ये नहीं समझ आता कि इतना समय कोई किसी को कैसे दे सकता है। आप अपने घर वगैरह क्यों नहीं जाते? आप यहाँ पर सभी लोगों से मिलने आए हो, उनके दुख में शामिल होने आए हो, या ये पता लगाने आए हो कि कौन यहाँ पर कितने बजे से रुका है? अच्छा पंडित जी, आप तो जवाब भी देते हैं। ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कब से कर रहे हो आप ये आप पूजा पाठ पंडित? कब से? उन्होंने बचपन से है जी। अच्छा, पता नहीं है तुझे कि तू किसके सामने है? पंडित जी ने कहा कि वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। दूसरे कमरे में बता सकती हूँ। पंडित जी ने कहा क्यों, यहाँ क्या हो गया? यहाँ पर बाबूजी के सामने ही पता चल जाए। बाबूजी कौन सा अभी चले गए या नहीं गए ना, 13 दिन यहीं पर होंगे। बताओ बाबूजी के सामने बताओ तुम कौन हो। तो थोड़ा सा घुर्रा कर कहती है कि पिता के सामने ना बोलने की। पर एकदम से अंकित आता है बीच में, और वो जो पंडित जी ने दिया सा बना रखा था उसे पैर से
दरवाजे के बाहर कर देता है, लात मार दी। अब पंडित जी ने उसे देखा, उसके पिता को देखा, माँ जी को देखा, हाथ जोड़े और कहा कि बस ठीक है जी, मैं चलता हूँ। लेकिन पंडित जी एक मिनट रुकिए तो सही। अब वो सिर्फ हंस रही है, वो भी मंद मंद हंस रही है, किसी को पता ना चल जाए। और अंकित भी हंस रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम खुश थे कि शायद हमने जो काम किया उसमें हमें जीत मिल गई है। पंडित जी दरवाजे तक आए थे, माता पिता वापस आए उनके पास। रुकिए एक मिनट, आप कहाँ जा रहे हो पंडित जी? आपने कहा था कि मैं यहीं रुकूंगा 13 दिन तक। आप नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। जब देखो आपको ईश्वर भक्ति से या उनके भगत से कोई प्रॉब्लम है तो हम कुछ कर तो सकते नहीं है, ठीक है, हम जगह तो छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, आप रहो, किसी और को बुला लो, किसी और से करा लो, क्योंकि आपके घर के लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं कैसे अकेले काम कर पाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम बिल्कुल से उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे, अंकित अब बदतमीजी नहीं करेगा, हम इसको कल ही शहर भेज देते हैं। उन्होंने कहा अगर आप ऐसा कर पाओ तो बहुत बड़ी बात है, आपके बेटे के लिए एक सही समय यही रहेगा कि ये यहां से चला जाए। देखिए संस्कार होना था, नाना जी का प्रिय था, यहां पर मैं नहीं कहूंगा कि इसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब 13 दिन के बाद, मतलब जब 13वीं होगी तब बुला लेना, इसका यहाँ से जाना ज़रूरी है, वरना ये जो महिला आई है इसका ऐसा भयानक उपयोग करेगी कि बाद में आप यही कहते फिरोगे कि सही वक्त रहते किसी। खैर, पंडित जी ने एक बात और कहा कि यहाँ पर ना कोशिश करिए कि जब तक रात का खाना होता है उसके बाद सिर्फ घर के लोग रुकें, ज़्यादा लोग ना रुकें, और अगले दिन सुबह आप अपने बेटे को रवाना कर दीजिए अपने घर के लिए। इन्होंने कहा ठीक है जी, ऐसे करते हैं। रात में देखिए ऐसे कोई खाने के लिए ज़्यादा रुकता भी नहीं है, सब लोग बस आखिरी अलविदा कर करके यहाँ से चले गए। घर में सिर्फ घर के लोग थे, पंडित जी भी अपने घर जा चुके थे, और उन्होंने कहा था कि मुझे खैर आज अपने घर जाना ही पड़ेगा, कुछ पूजा भी हैं वो भी कंप्लीट करनी है, साथ ही साथ आपके घर के लिए भी कुछ चीज़ें मुझे तैयार करनी पड़ेगी। आपके घर में अभी सिचुएशन उतनी ज़्यादा हाथ से नहीं निकली है, संभल सकती है। इन्होंने कहा ठीक है, जैसा आपको उचित लगता है। पंडित जी अपने घर आ गए थे, सभी लोग घर के अंदर थे और बातें चल रही थी, नाना जी को सब लोग याद कर रहे थे। अंकित की जो एक्टिविटी थी वो कुछ अजीब हो तो रही थी, लेकिन अभी इस पर उतनी तरीके से भूत प्रेत वाली हरकतें नहीं हुई, या ये कह सकते हैं कि पंडित जी ने अंकित के नाम से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि जाते में उन्होंने काम किया था। अब ये क्यों मुझे नहीं पता। कहते हैं कि अंकित से कहिए कि मतलब अंकित के हाथों से छुआ कर मुझे 11 रुपये दे दे। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो क्यों करा था मुझे नहीं पता, लेकिन उसके लिए अच्छा ही रहा। मौसी को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि उनके जाने के बाद भी हर 15-20 मिनट बाद ये पंडित जी को कोसने लग जाए, इतना समय किसी के पास नहीं होता, ऐसा है वैसा है, ज़बरदस्ती किसी के घर के लिए ज़्यादा ही भावुक हो रहा है, अरे पिता मेरे थे ना, तेरे तो नहीं थे, क्यों ज़्यादा तू परेशान हो रहा है। और आप लोगों ने बताया कि जब तक शरीर पूरा स्वाहा नहीं हो गया तब तक खड़े रहे, अरे क्या कोई अघोरी और तांत्रिक ले जाएगा, क्या कोई ऐसे कर देगा, और मतलब ऊट पटांग बातें कर रही थी। और जो चले गए उनके बारे में आप कम से कम अच्छा तो बोल सकते हो। यहाँ पर अब वो अपनी सफाई देने के लिए तो आएंगे नहीं, और अगर आ गए तब बड़ी सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। ये यहाँ पर जब सब लोग सो गए थे ना, मौसी उसी कमरे में जाकर बैठ गई। पिता का कमरा खाली था, जिसमें उनकी तस्वीर रखी हुई थी और जिसमें वो बैठा करते थे, मतलब बैठक जो थी ना, जो ड्राइंग रूम था, वो ही पिता का कमरा था, नाना जी का। उसमें उनकी तस्वीर रखी थी, आगे कुछ फूल थे और अगरबत्ती जल रही थी, माला थी, और बीच में जाकर ये बैठ गई उनके सामने। अंकित की मम्मी उसे देख रही थी कि ये कर क्या रही है। इसने फिर से कुछ एक्टिविटी अजीब अजीब शुरू कर दी। ये घबरा गई, अंकित के पापा को उठाती हैं और कहती हैं कि आप इन्हें रोकिए, ये सब यहाँ नहीं चलेगा हमारे घर में, इसको समझ नहीं आता है क्या। इसके पापा ने कहा कि नहीं नहीं, वो कुछ नहीं कर रही, तुम आराम करो। अरे आपको दिख नहीं रहा है क्या, ये सामने ही बैठी है और क्या कर रही है। उसके पापा ने कहा अच्छा तुम एक मिनट, डरो मत और किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है।
ये दबे पांव उठते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ये क्या बात हुई? जो घर में इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है उसे घर के बाहर करने के बजाय उसे पूरा स्पेस दे रहे हो कि जैसा तेरा मन हो वैसा कर ले। अंकित कहाँ है? अंकित अपने दूसरे कमरे में सभी के साथ सो रहा है। क्यों? आप देख कर आओ। वहाँ जाकर देखा तो अंकित है नहीं। मम्मी ने कहा 1 मिनट दरवाज़ा खोलिए। पापा कहते हैं कि कभी कहती होगी दरवाज़ा बंद कर दो या उसको देखकर तुम्हें डर लग रहा है, अब तुम कह रही हो दरवाज़ा खोलो। उन्होंने कहा कि आप इसे खोलिए, हो सकता है कि अंकित अंदर हो। पूरा कमरा दिख रहा था ना, खाली है, अंकित कहाँ दिख रहा था। उन्होंने कहा आप कमरा खोलिए, माँ जब अपनी ज़िद पे आ जाए तो कौन रोक लेगा। पापा ने बहुत कोशिश करी, ये भी कह सकता हूँ पापा कठपुतली बन चुके थे। ये जो मौसी है ना, खेल कर चुकी थी। दरवाज़ा जैसे तैसे करके माँ ने खोला और उस वक्त घर के बाकी लोग भी उठ गए थे। उनका बड़ा भाई भी उठ गया था, जो छोटे चाचा है वो भी उठ गए थे और कह रहे थे सब कि अगर वो कह रही हैं अंकित की मम्मी कि एक बार दरवाज़ा खोलकर अंकित को देख लो तो आपको परेशानी क्या हो रही है, दरवाज़ा खोलिए। दरवाज़ा खोला तो वहाँ मौसी नहीं बैठी थी, बीच में अंकित बैठा है और ये सबको ये बोल रही थी कि मौसी बीच में बैठी है और वो इस तरह की हरकतें कर रही है। अंकित, बेटा अंकित उठो, क्यों बैठे हो? अंकित। जब मम्मी इसके पास तक आई तो कहती हैं कि इसकी आंखें बंद हैं, ये नींद में आकर बैठ गया, उठाओ इसे। 2 लोगों ने उसे उठाया, एक जगह जाकर लेटा दिया कि बहुत ज़्यादा नींद में है और इसका नाना जी से बहुत ज़्यादा लगाव है ना, इसलिए बार बार उनके पास आकर बैठ जाता है। इसे लेटाकर सब लोग कमरे से बाहर आ रहे थे, तभी इसकी हंसने की आवाज़ आई। सब लोग रुक गए। अंकित की मम्मा ने कहा कि आप 1 मिनट इसे उठाकर बैठाना जरा। इसे उठाकर बैठाया, इसके चेहरे पर स्माइल तो थी, आंखें बंद हैं। माँ ने उसे 2-1 बार थोड़ा झिंझोड़ा, बस एक ही बात बोली कि मम्मी सोने दो, फिर लेट गया। जैसे ही कमरे के बाहर चलने लगे इसने फिर से हंसकर, मतलब ये एक तरह से सबका मजाक उड़ा रहा था कि तेरे घर में आ चुका, तेरे से कुछ नहीं होगा, और जो कर सकता था उसे मैंने घर से बाहर कर दिया। एक तरह की उसे अपनी जीत पर खुशी हो रही थी। माँ ने चलते हुए बोल दिया कि कर ले जितनी नौटंकी करनी है तुझे, ये तेरी मौसी ही है जो कर रही है तुझ पे, है ना, बस आज की बात है, कल सुबह तू घर जाएगा। ये एकदम उठकर बैठता है, माँ को देखते हुए क्या बोलता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, और अगर भेजना ही है तो जैसे नाना गया है उस तरह से भेज दे मुझे, पैरों पर तो नहीं जाऊंगा, कंधों पर भेज दे। अब हंसने लगा। जितने भी लोग यहाँ पर आसपास और सो रहे थे सब उठकर बैठ गए थे। इस तरह की बातें और हरकतें होते देख सब कमरा खाली कर गए, कोई नहीं रुक सकता। ये अकेला ज़मीन पर लेटा हुआ था, माँ की तरफ देख रहा है बार बार, फिर अपने पिता की तरफ देखता है और फिर आराम से लेट जाता है, चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। माँ ने कहा कि इसने क्या बोला था, आपने सुना है ना? पापा ने कहा कि हाँ, लेकिन तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और हम पंडित जी को बताएंगे ये सारी बातें। उन्होंने कहा बताना ही पड़ेगा और पंडित जी को अभी बताओ। गलतियों पे गलतियां खुद कर रहे हैं और बाद में सोचते हैं कि ना जाने हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया। पंडित जी ने बस एक बात बताया कि आपके बेटे ने कुछ गलतियां करी हैं और वो बेवकूफ़ी में हुई है। एक बार मेरी बात कराइए उससे। जब बात करी तो उसने जो भाषा बोल रहा था, ये कह सकता हूँ ये पंडित जी ही समझ पा रहे थे। ये कुछ शब्द कभी कभी बीच भी है उल्टे भी बोल रहा था, ठीक है, एक तरह से रिवर्स कर रहा था चीज़ें। पंडित जी ने दोबारा से इसके मम्मी पापा से जब बात करी तो बताया कि बेटे की कोई गलती नहीं है, इनकी मौसी है जो करा रही हैं। और हाँ, मेरे पास मौसी को लेकर बहुत सारे मैसेज आए कि अगर वो इकलौती बहन थी तो मौसी कैसे हो गई। मेरे भाई, मेरा मतलब ये था कि इकलौती ऐसी मानसिकता वाली बहन है, ठीक है। अब क्लियर हो गया। होता क्या है कि जिस तरह से पंडित जी ने चीज़ें क्लियर करी, साफ हो गया कि अंकित पर एक तरह का वशीकरण हुआ है, जिसमें कि ये जो चीज़ें कर रहा है ये इससे करवाई जा रही हैं
और इसके पीछे दो लोग हैं, एक कोई आदमी है और एक औरत है। जो औरत है, पंडित जी जो है ना वैसे तो घर के हैं, लेकिन अब किसी का चेहरा 10 साल बाद याद रहे ना रहे, उन्हें नहीं पता था कि वो जिसके बारे में फ़ोन पे बता रहे हैं इनकी मौसी ऐसी ही दिखती हैं। क्योंकि क्लियर पता कब हुआ, उनके पैर में 2 उंगलियां नहीं थी। बचपन में कोई दुर्घटना हुआ था जिसकी वजह से 2 उंगलियां ख़राब हो गई थी, काटनी पड़ गई थी, ये कह सकते हैं पैर की 2 उंगलियां। तो पंडित जी ने ये चीज़ बोल दी कि जो भी है महिला इसके पीछे करता धरता, उसके पैर में 2 उंगली कम है। अब आपके घर खानदान में कौन है ऐसा? एकदम क्लियर हो गई चीज़ें। पंडित जी ने कहा कि वो जो भी कर रहा है ना, इसके ऊपर और इसके माध्यम से कर रहा है, लेकिन उसे यहाँ होना चाहिए था। मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि वो इतनी बड़ी जानकार है कि बिना यहाँ पर आए वो इतना बड़ा खेल कैसे खेल रही है। अब घर वाले कहें कि देखिए वो अब तो घर पर ही है ना, वो आ चुकी है। उन्होंने कहा नहीं, जब से शुरुआत हुई है तब वो घर में नहीं थी। इसकी शुरुआत के लिए उसे घर में ही कोई जगह बनाकर ये वाली पूजा शुरू करनी पड़ती है, फिर शमशान घाट जाना पड़ता है, और वो भी 3 बार। वो यहाँ नहीं थी ना, तभी तो उसने पिता को रोकने के लिए बोला था शुरुआत में। अब यहाँ पर है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हो सकता है कि उसमें नॉलेज ज़्यादा हो, या इसका जो गुरु है उसने कुछ ऐसी इसे गद्दी पे बिठा दिया है जो कि बहुत कुछ जानती है। एक काम करिएगा, अभी आपके घर में किसी भी तरह की जो मैं पूजा चाहता हूँ वो नहीं हो सकती। बेटे को अगले दिन आप या तो घर भिजवा दीजिए या आस पड़ोस के किसी और मकान में, इसमें ना रहे तो ज़्यादा बेहतर है। सबने कहा कि चलिए ठीक है। एक दिन जैसे तैसे कट गया। घर में जो बाकी कार्य होते हैं, उनके गुजर जाने के बाद जो कार्य होते हैं वो हुआ। एक दिन और बीता, ये 5वां दिन था, ठीक है। 5वें दिन इस लड़के की हालत ऐसी हो गई, इसकी आंखों के चारों तरफ ऐसा ब्लैक डार्क सर्कल वगैरह हो गया, ये कमज़ोर हो रहा था, 1.5-2 दिन से रोटी नहीं खाई थी। और जब भी ये मतलब कुछ भी खाने को कहो ना तो गुस्सा होने लग जाता था, ऊट पटांग बातें करने लग जाता था, वियर्ड सी हरकतें करता था। मम्मी पापा ने आसपास के मंदिर में भी दिखा लिया, जहाँ लोग बताते हैं कि झाड़ा लगता है इस गांव में, मतलब वहाँ भी चले गए थे। जब झाड़ा लगाते हैं उसके बाद देखिए चीज़ें ठीक तो होती हैं अगर कोई सही नॉलेज रखता है ना, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें आपको बहते पानी में छुड़वानी होती है, वो किसी ने नहीं करवाई। तो झाड़ा जब तक लगता है उसके बाद आधा पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटा ये ठीक रहता है। उसके बाद दोबारा खेलना शुरू। पंडित जी ने उसको देखकर ये बोल दिया था कि 13 दिन तक आपको इस बेटे को संभालना है। 13वीं के बाद मैं 15वें दिन इसके लिए पूजा कर पाऊंगा, उससे पहले नहीं हो सकती। किसी भी सिचुएशन में आप इसे अकेला मत छोड़ना, घर के अंदर रहे। उन्होंने कहा इसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अस्पताल लेकर गए, उन्होंने कहा कि जी सब कुछ ठीक है, एक एक चीज़ चेक करा ली, दुनिया भर के जो टेस्ट होते हैं वो सब करा लिए, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। डॉक्टर साहब ने उसे भी देखकर सबसे पहले यही बोला था कि इनके खाने पीने का थोड़ा हिसाब किताब देखिए। भाई 12वीं क्लास का बच्चा इतना छोटा होता नहीं है, लेकिन काफ़ी कमज़ोर हो रहा है ये। उस वक्त ये हंसा और उठकर चल दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि इनका मानसिक संतुलन ठीक है? उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, और हम इस पर अब ध्यान देंगे। ख़ास तौर से गांव से शहर बड़े अस्पताल आकर चेक कराना पड़ रहा था। ये 11वां दिन था। कुछ भी इनके हिसाब से नहीं हो रहा था। ये रोज़ रात को उठकर बैठ जाता था, अजीब अजीब एक्टिविटी करने लगता था। इनके घर में जो इनके रिलेटिव रुके थे वो सब छोड़कर चले गए थे। आसपास के लोगों के पास जाकर रुक गए, मतलब पड़ोस में जाकर रुक गए। जिस घर में ये भाई साहब है ना अंकित, उसमें कोई रुकना नहीं चाह रहा था। सिर्फ एक तो मौसी थी और मम्मी पापा और ताया और चाचू वगैरह। जिस दिन 13वीं थी उस दिन इसे वॉशरूम में बंद करना पड़ गया था। 1 घंटे के लिए इसे बंद रखना पड़ा। इसकी वजह बताऊं? मौसी ने इसका मजाक बना दिया। इन्होंने घर के आगे ही 13वीं के लिए पंडाल लगा था जिसमें लोग आएंगे,
और 13वीं में बहुत से ऐसे भी हैं जो कि खाना पसंद नहीं करते, बस आते हैं, मिलते हैं, हाथ जोड़ते हैं और चले जाते हैं। 13वीं का खाना खाते नहीं हैं लोग। इस गांव में इनकी बहुत ज़्यादा जान पहचान और वैसे भी सोशल इनका नेटवर्क बहुत अच्छा था, तो लोग 100 की जगह 500-600 आए थे। उन सब के सामने माता पिता को शर्मिंदा करा, अंकित की बेइज्जती कराई इनकी मौसी ने। वो जैसे लड़कियां तैयार होती हैं उस तरह से पूरा तैयार होकर पंडाल में बीच में आकर बैठ गया, जहाँ पर नाना जी की तस्वीर लगा रखी थी। अब सब लोग एक दूसरे को देखें, ऐसे टोक तो सकते ही नहीं कि भाई ये क्या है। पूरा श्रृंगार कर रखा था, वो जो पैरों में लगता है ना, क्या कहते हैं, आलता, आलता या पालता, नहीं पालता नहीं होता, अरे वो जो पैर पे लाल लाल बाउंड्री कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? मुझे क्या कह रहे हो, लिख कर बताओ क्या कहते हैं। अगर मैं चीज़ कोई गलत बोल रहा हूँ या गलती से निकल गई मुंह से तो उसे ठीक कौन करेगा? तुम करोगे? वीडियो ही देखने आते हो क्या? बस बातचीत नहीं है क्या आपकी मेरी, है ना? सब्जी वाला भी आ गया है। और आपको ये बात शायद पता भी नहीं चलेगी कि ये वीडियो नेक्स्ट डे शूट हो रही है। कहोगे कमीज तो वही पहन रखी है और तेरा मुंह भी वही है, अब मुंह के अगले दिन चेंज हो जाएगा। और हाँ, बातों बातों में ये तो कहना भूल ही गया, मैंने कटिंग कराई है महंगी वाली, और झुमरू बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। मतलब मेरे ये कान तो कटिंग के बाद ऐसे निकल के आए हैं जैसे नए लगवाए हों, पहले तो दिख ही नहीं आ रहे थे। होता क्या है कि अंकित के जो मम्मी पापा हैं शर्मिंदा हुए। इनका बेटा साड़ी और चुनरी और पता नहीं प्रॉपर दुल्हन जैसे तैयार होती है वैसे तैयार होके आया है, और मेकअप उसका देखकर आपको ऐसा ही लगेगा कि किसी बालक ने इसके मुंह पे शायद ये सब मेकअप कर दिया, लेकिन नहीं, वो खुद कर रहा था। अंकित के पापा ने आकर इसका हाथ पकड़ा और कहा कि बेटा अंदर चलो, ये सब हरकतें करने की जरूरत नहीं है। तो पंडाल में किसी के हंसने की आवाज आई। जब सबने पलटकर देखा ना कि पूरे मतलब कम से कम 500 लोग बैठे होंगे यहाँ, सबने जब पलटकर देखा तो इनकी मौसी अपने चेहरे पर हाथ रखकर पंडाल से बाहर जा रही थी, मतलब जो टेंट लगा उससे बाहर जा रही थी। एक ने कहा कि क्या बेवकूफ औरत है ये, है बच्चा, देखो क्या गलत कार्य कर रहा है और उस पर मम्मी पापा को शर्मिंदा तो होना ही पड़ रहा है, और ऐसे में दांत निकल रही हंस रही है। कौन थी ये? उन्हें आपको इसके घर में क्या हो रहा है पता नहीं है। इस लड़के पर किसी ने कोई हवा कर दी है, इस पर कोई प्रेत का साया है और माता पिता से ठीक नहीं करवा पा रहे हैं, बच्चा बहुत परेशान है। और वो जो औरत हंसकर गई थी वो इसकी मौसी है। सबको तो शक यही है कि यही करने वाली है, तांत्रिक दीदी है ये। अब धीरे धीरे पूरे पंडाल में जब ये बात फैली और ये उठे नहीं, नाना की जो तस्वीरें उठाकर इसने अपने पास रख ली, इस तरह से पकड़ ली। मम्मी आए, चाचा वगैरह आए, तो उन्होंने एक तरह से पब्लिक से ना हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि इसका थोड़ा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, आप सभी से हम माफ़ी मांगते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। तो सबने ये कहा कि बिल्कुल आपकी इस परेशानी में भी हम सब साथ हैं, लेकिन आप और हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। पंडाल में यहाँ कोई भगत है? अंकित की मम्मा ने कहा कि नहीं, हमारी जो पंडित जी हैं वो पूजा कर रहे हैं इसके लिए, आज का जो दिन है वो है, उसके बाद पूजा घर में हो पाएगी। उन्होंने कहा अच्छा, वो जो 13वीं के बाद पूजा, ठीक है। वैसे पंडित जी कौन है? तो बताया अभी गए हैं, इसी के लिए कुछ सामान लेने गए हैं। 10-15 मिनट तक ये यहाँ पर नौटंकी सी करता रहा, कभी उठे, लोगों के पास जाए, दांत किटकिटाए, और माता पिता मतलब बहुत ज़्यादा एक तो शर्मिंदा भी हो रहे हैं, आंख में आंसू हैं, और इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। ज़मीन पे लेट जाए, सीधा एकदम छत की तरफ देखने लगे और पेट पे हाथ मारने लग जाए तेज तेज, और फिर मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पंडित जी जैसे ही दरवाजे पे आए, उन्होंने चप्पलें वगैरह बाहर उतारी और इसके माथे और पैर पर एक छोटा सा उन्होंने पोटली सी बना रखी थी, जैसे रुमाल में हम कुछ सिक्के लपेट के गीठा लगा देते हैं, ऐसा नॉट सा बना रखा था छोटा। माथे पे लगाई, पैर पे लगाई, अपनी जेब में डालते हैं और कहते हैं कि आइए सब लोग आइए। मतलब मम्मी पापा को बोला कि आइए पीछे आइए, लेकिन पंडित जी अंकित जो कह रहे वो भी आ जाएगा, आप चलो। वो इनके पीछे चुपचाप उठ के चल दिया। मम्मी पापा से कहा कि आप एक काम करिए, दोनों जने पाठ में बैठिए, यहाँ पर सभी के बीच में आपका होना ज़रूरी है। अंकित को मैं लेकर जा रहा हूँ, हम 1 घंटे में आ जाएंगे। पंडित जी मैं आपके साथ चलूँगा।
अरे आपके पिता की 13वीं है और यहाँ पर। उन्होंने कहा पंडित जी ये भी ज़रूरी है, यहाँ सब लोग हैं, देख लेंगे, लेकिन हम दोनों आपके साथ चलेंगे। पंडित जी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। यहाँ से वापस इन्हें शमशान घाट आना पड़ा। शमशान घाट में एक जगह ना जाने कैसे, और जो मेरे को बताया जा रहा है मैं उतना ही बता रहा हूँ आपको। एक पेड़ के पास इसकी चीज दबी हुई थी, अंकित की, ठीक है, जिसमें अंकित का रुमाल था, अंकित की आधी फोटो थी, वो जो स्कूल वगैरह में जमा करते हैं ना। साफ पता पड़ रहा था कि किसी आईडी कार्ड पे से उखाड़ी हुई है। फोटो थी, फोटो पे कुछ छींटें लगी हुई थी और कुछ नाखून और मतलब चीजें थी उसमें, शमशान घाट के अंदर। मम्मी पापा के हाथ पैर फूल गए कि ये क्या हुआ पंडित जी का। कह रहे हमारी सोच से बहुत बड़ा टोटका है ये, इसको यहां पर 12-13 बार आना पड़ा पंडित जी के साथ अंकित को। अब ये कहते हैं कि मैं ठीक हूं, लेकिन जब फोन पे बात हो रही थी ना, तो ये बोलने के बाद जो हंसे हैं, मेरी टीम में से कोई बात कर रहा था इनसे, उसने मुझे आकर बताया कि नितिन भाई आप बात करना जरा। मैंने बस ये पूछा जी बताइए कौन, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इससे फ़ोन पे बात चल रही है। मेरी टीम ने लाकर मुझे बस ऐसे ही फ़ोन दे दिया। मैंने कहा जी कौन बोल रहे हैं। कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने हेलो जय भोले, कौन बोल रहे हैं। तो वहाँ से ऐसी आवाज़ आई जैसे कुछ टूटा हो। किसी और नंबर से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्या बोल दिया था, इसने फ़ोन ज़मीन पर मारा है। फिर मैंने अपनी टीम वालों से सबसे बोला कि जय भोले, जय श्री राम, जय बालाजी बोलने की ज़रूरत नहीं। अब जिसका भी फ़ोन आता है हाय हेलो व्हाट्सएप ये सभी बोल लो, ज़्यादा बेहतर है। अब पता नहीं किस चीज़ पे क्या असर कर जाए। मतलब मैं अपनी तरफ से देखिए चीज़ें बोल रहा हूँ, ये मेरी सोच है, बाकी तो ईश्वर जाने किसके साथ कैसा क्या हो रहा है। तो इनके साथ अभी जो हुआ मैंने शेयर कर दिया, और अब ये ठीक है नहीं है मेरे को नहीं पता, जैसा जो आया वो सुना दिया। फैमिली तो कहती है कि ये 90% ठीक है। ये प्रेत वाली बात है, इसमें 10% बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।